Assalamu alaikum. Myself Usama, and I am a physics teacher. Alhamdulillah, I have done my MPhil in physics. Now today I will start first year gas paper, and this is my first video about the gas paper of physics class 11th. Then start. Assalamu alaikum. हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट फिज़िक्स है। ठीक है, आज हमने इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करनी है, चैप्टर नंबर 1 के। और जो चैप्टर का नाम है वो मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन में वो ये कहता है, वाई डू वी फाइंड इट यूज़फुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड मोल। ठीक है, यानी क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, वाई डू वी फाइंड, यानी हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं 2 यूनिट्स को। कभी हम यूज़ कर लेते हैं मोल को और कभी हम यूज़ कर लेते हैं किलोग्राम को किसी भी सब्सटेंस की मेजरमेंट के लिए। तो आपने उसका आंसर इस तरह देना है कि यस वी यूज 2 यूनिट्स किलोग्राम एंड मोल फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, डैट इज़ द रीज़न। ठीक है, अब रीज़न बतानी है कि व्हेन वी आर कंसर्नड विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन वी यूज़ मोल। यानी जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल से कंसर्न करते हैं ना, यानी जब हमारे पास जो चीज़ होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उस टाइम हम यूज़ करते हैं मोल्स को। ठीक है, द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बिकॉज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी हर एक जो पार्टिकल होता है ना, मोल होता है, वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है। और वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कहलाते हैं, वो Na से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। Na हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, और उनकी वैल्यू आगे शो की हुई है। ठीक है, उसके बाद कहता है, अगर हमारे पास, यानी उसके अलावा अगर हमारे पास, सेकंड पे आ जाओ, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मैटर हो। ठीक है, अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी तो उस टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। यानी आप लोगों के पास सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाँ, आप लोग मोल को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और आप लोग किलोग्राम को यूज़ क्यों करते हैं। मोल को यूज़ करते हो आप लोग नंबर ऑफ पार्टिकल जब आप लोगों के पास होते हैं। ठीक है, और किलोग्राम को आप लोग उस टाइम यूज़ करते हो जब आप लोगों के पास क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में वो ये कहता है, गिव द ड्रॉबैक्स। ठीक है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। यानी आप लोगों ने ड्रॉबैक्स बताने हैं, यानी कौन सी खामियां हैं पेंडुलम का, अगर पेंडुलम के जो टाइम पीरियड है उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करें। अच्छा, जो पेंडुलम होता है ना, उसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है ना, उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के लिए यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है वो भी जिक्र कर लेते हैं। कहता है, एज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, बट दिस टाइम पीरियड कैन नॉट सर्व्ड एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड ड्यू टू सेवरल रीज़न। यानी हमारे पास जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना, उसका हमारे पास फार्मूला होता है T = 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड के लिए यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है, नंबर 1 रीज़न हमारे पास ये है कि जो टाइम पीरियड होता है ना पेंडुलम का, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर। ये देखें, जी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो किसके लिहाज से चेंज हो रहा है, जी के लिहाज से। और जो जी है ना, उसकी वैल्यू चेंज होती है एल्टीट्यूड यानी बुलंदी के लिहाज से। आप लोगों ने याद रखना है, दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरीज विद जी एंड जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, उसके अलावा अब हमारे पास आता है सेकंड वाला। अब देखें, जो टाइम पीरियड है ना पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। अब जो लेंथ है वो पेंडुलम की चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर के लिहाज से, इन विंटर और इन समर। ठीक है, इन दोनों में वो हमारे पास जो लेंथ होगी वो चेंज हो जाती है। डैट इज़ द रीज़न वी कैन नॉट यूज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, देन हमारे पास उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है, डिफाइन सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, आप लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डिफाइन करनी है। ठीक है, और बताना है डिफाइन ओनली 1 यूनिट। अच्छा, आप लोगों ने पहली बात, आप लोगों ने फिजिक्स में यूनिट्स पढ़े हुए हैं, आपने बेस यूनिट पढ़े हैं, ड्राइव यूनिट पढ़े हैं। जो एक्सप्रेस करते हैं बेस क्वांटिटी को वो बेस यूनिट कहलाते हैं, जो ड्राइव को एक्सप्रेस करते हैं वो ड्राइव यूनिट कहलाते हैं। लेकिन आज जो हमारे पास यूनिट है ना, वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट वो होते हैं जो ना तो हमारे पास बेस में आते हैं ना हमारे पास ड्राइव में आते हैं। द यूनिट विच आर नेदर बेस
नॉर ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट। उन यूनिट्स को हम कहते हैं, हमारे पास ये कौन सा यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैज़ टू टाइप्स, वन इज़ रेडियन, सेकंड इज़ स्टीरेडियन। ठीक है, हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, रेडियन और स्टीरेडियन। अच्छा, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं रेडियन के बारे में। ठीक है, रेडियन क्या होता है? जो रेडियन होता है ना हमारे पास, ठीक है, द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल। आपने सबसे पहली बात याद रखनी है, जो रेडियन होता है वो प्लेन एंगल होता है। ठीक हो गया। अब बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ सर्कल रेडियस। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। आप लोग समझ लें, आप लोगों के पास इस तरह की दो रेडियाई एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ बनते हैं ना, इसको आप लोग बोलते हो आर्क। ठीक है, अब ये जो आर्क है, अगर इसकी लेंथ और इनकी लेंथ आपस में बराबर हो जाती है, तो ये जो एंगल बन रहा होगा ना, ये हमारे पास रेडियन होगा। ठीक है, उन्होंने यही बोला है, द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ ऑन सर्कमफेरेंस ऑन एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। ठीक हो गया। उसके अच्छा, अगर आप लोग यही क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले चैप्टर से जस्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इंशाल्लाह आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन इधर कवर हो जाएंगे। आप लोगों को फर्स्ट वाले चैप्टर को हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद है आप हमारे पास स्टीरेडियन। अब हमने बात करें स्टीरेडियन के बारे में। जिस तरह आप लोगों ने याद रखना, रेडियन क्या है, प्लेन एंगल। आप लोगों ने याद रखना, जो स्टीरेडियन है वो सॉलिड एंगल है। ठीक हो गया। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी आप लोग याद रखना है, ये जो स्टीरेडियन होता है ना, ये एक सॉलिड एंगल होता है और इसको हम सबटेंडेड यानी निकालते हैं स्फीयर के सेंटर से। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ये रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। आप लोग याद रखना है, ये रेडियस के स्क्वायर, जो रेडियन है वो रेडियस के लेंथ के इक्वल होता है, और ये रेडियस के स्क्वायर, यानी अगर हम स्क्वायर लेंगे फिर जाके हमारे पास क्या बनेगा, स्टीरेडियन। और इसको हम मेजर करते हैं आर्क से, ठीक है, आर्क लेंथ से, और इसको हम मेजर करते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर से। आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के पास जो एक ईयर होता है, एक साल होता है, उसके अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो 1 ईयर है उसके अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक डे होता है उसके अंदर जो हमारे पास आवर्स होते हैं वो 24 आवर्स होते हैं। ठीक हो गया। जो एक आवर होता है उसके अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। अगर हम साल भर के सेकंड निकालना चाहते हैं तो हमें 365 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, 24 को 60 से, फिर देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो देन हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 ईयर्स में कितने सेकंड होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। यानी आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों के पास जो नैनो सेकंड है वो एक ईयर में कितने होते हैं। अच्छा, ईयर में सेकंड का तो पता चल गया कि ईयर में सेकंड ये होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखनी है, एक सेकंड किसके बराबर होता है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁹ नैनो सेकंड। यानी जो 1 सेकंड है वो 10⁹ नैनो सेकंड के इक्वल होता है। आप लोग याद रखना है, आप लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू में जहाँ पे सेकंड है, सेकंड की जगह आप लोगों ने 10⁹ नैनो सेकंड पुट कर देना है। अच्छा, अब ये पुट क्यों करना है, आपको पता है 10⁹ है, और जो नैनो होता है ना वो 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, ठीक हो गया, 9, तो ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर हमारे पास सेकंड आ जाएगा। यानी एक सेकंड की जगह आप लोग 10⁹ नैनो सेकंड लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आप लोगों ने जैसे उसको पुट करना है, तो आपके पास 7 में 99 जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे वाली बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो आपके पास आ जाएगा 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻16 नैनो सेकंड। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उन्होंने ये पूछा हुआ है कि द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। यानी आप लोगों के पास सिंपल पेंडुलम था, उसका जो टाइम पीरियड था वो आप मेजर कर रहे थे बाय स्टॉप वॉच। वट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन टाइम पीरियड। यानी क्वेश्चन ये है कि आप लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हो, आप लोगों के पास कौन कौन से एरर पॉसिबल है। ठीक है, आप लोगों ने कहना है कि जब हम टाइम पीरियड या कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं, हमारे पास 2 टाइप ऑफ एरर होते हैं। ठीक हो गया, 2 तरह के एरर होते हैं। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर, नंबर 2 रैंडम एरर। आप लोगों ने ये याद रखना है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की मेजरमेंट की, हमारे पास 2 तरह के एरर होते हैं।
नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर, नंबर 2 रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होता है ना वो ड्यू टू सिस्टम फॉल्ट होता है, जो रैंडम एरर होता है ना वो अनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से होता है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की। सिस्टमेटिक एरर वो होता है जब स्टॉप वॉच में फॉल्ट, यानी स्टॉप वॉच के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होगा, ठीक है। जीरो एरर में भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ तो उनके अंदर जीरो एरर प्रेजेंट होगा, यहाँ हमने जो कैलिब्रेशन की है, ठीक है, यानी जो तरतीब दी है वो इनकरेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है अ सिस्टमेटिक एरर इज़ ड्यू टू फॉल्ट ऑपरेटर, यानी जो सिस्टमेटिक एरर है वो सिस्टम में फॉल्ट की वजह से मौजूद होता है, ठीक है। सच एरर कैन बी फाउंड बाय चेकिंग, यानी अगर आपसे कोई पूछे हाउ वी कैन मेजर सिस्टमेटिक एरर, तो आपने बताना है सच एरर कैन बी फाउंड बाय चेकिंग द रीडिंग विद अनदर स्केल, यानी आप लोग एक और स्टॉप वॉच लें या एक और स्केल लें, उससे रीडिंग लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सिस्टमेटिक एरर हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि रैंडम एरर हमारे पास आता है निगलिजेंस, ठीक है, एंड अनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, यानी जो रैंडम एरर है वो पर्सन की वजह से आता है, यानी यहाँ तो जो पर्सन है वो अनएक्सपीरियंस होता है, तो यहाँ तो वो कोई ना कोई चीज़ नज़रअंदाज कर देता है। कहता है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप वॉच, यानी जब आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं और स्टॉप वॉच को स्टॉप करते हैं, ठीक है, इस टाइम में वो हमारे पास कोई ना कोई एरर क्रिएट कर देता है। कहता है एंड रैंडम एरर इज़ वन ड्यू टू काज, यानी किस वजह से होता है, विच इज़ अननाउन, ठीक है, यानी जो पर्सन उस चीज़ के बारे में नहीं जानता उसकी वजह से होता है। सच एरर कैन बी रिड्यूस, यानी इस एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग, यानी आप लोग क्या करें, आप लोग एक मेजरमेंट करें फिर दोबारा मेजरमेंट करें, यानी आप लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लें एंड फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू, और आप लोग एवरेज वैल्यू फाइंड करें, तो देन हमारे पास जो एरर होगा ना वो आप लोग रिमूव कर सकेंगे। आप लोगों को जो एक्यूरेट तकरीबन एस्टीमेट वैल्यू होगी ना वो आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास एक नोट है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो सिस्टमेटिक एरर है ना, ठीक है, वो तो फिक्स रहता है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। वाई रैंडम एरर चेंज एवरी ऑब्जर्वेशन, यानी जब रैंडम एरर होता है वो हर एक ऑब्जर्वेशन में चेंज होता है, यानी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो पर्सन होता है ना, पर्सन उसके वजह से जो एरर होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम एक दफ़ा रीडिंग करते हैं फिर चेंज आती है, फिर चेंज आती है, क्योंकि जो मैन मेड चीज़ होती है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल लेकिन लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी। अच्छा, कहता है आपके पास क्वेश्चन ये है कि इज़ अ ज़ीरो सिग्निफिकेंट और नॉट, यानी आपने बताना ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा, आप लोगों के पास रूल्स हैं, रूल्स फॉर ज़ीरो। अ ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज़ इट सेल्फ सिग्निफिकेंट, यानी अगर हमारे पास जो ज़ीरो है वो बिटवीन आता है टू और टू, ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर इनके दरमियान हमारे पास आता है ज़ीरो, तो ये जो ज़ीरो होगा ना ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। उन्होंने ये बात बताई है, यानी 101 हो गया, यानी जो हमारे पास ज़ीरो है वो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आएगा, वो इट्स आल्सो सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर हमारे पास कोई जीरो आता है लेफ्ट साइड पे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, ठीक है, ये एग्जांपल है। कहता है नन ऑफ द ज़ीरो, यानी कोई भी ज़ीरो इन 0.0046, यानी इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में इज सिग्निफिकेंट, यानी इनमें से कोई भी ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सारे के सारे ज़ीरो जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं, और लेफ्ट साइड वाले ज़ीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वो बताता है ज़ीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, यानी फॉर एग्जाम्पल 2000 दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप लोगों ने ये याद रखनी है। अब कब होता है कब नहीं होता, कितने होते हैं कितने नहीं होते, ये अब हम आगे इंशाल्लाह जिक्र करते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है हमारे पास है, कहता है इन द डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये देखें, ये नेक्स्ट बताया हुआ कहता है इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोज टू द राइट सिग्निफिकेंट, ठीक है, फिगर और सिग्निफिकेंट, यानी आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट होते हैं ना उनके अंदर हमारे पास जो राइट पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। कहता है ऑल द ज़ीरोज़ 3 पॉइंट डेसिमल के बाद 3.570, ठीक है, 7.400 और सिग्निफिकेंट, यानी ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। हाउएवर इन इंटीगर, ठीक है, सच एज 8000 kg द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज इज डिटरमाइंड बाय एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप लोगों ने पॉइंट को अच्छे से समझना है कि हमारे पास डेसिमल के पॉइंट्स के बाद
जो ज़ीरो जो होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो ज़ीरो फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको 8000 दिया हुआ है, ठीक है, केजी दिया हुआ है, वो आप लोगों के पास कब ज़ीरो जो उसके होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, अब पॉइंट आपने ध्यान समझना है। देखें, कहते हैं इधर से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, ये वाली लाइन से। कहता है इफ़ द मेजरिंग स्केल हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 1 kg, यानी अगर उसका लीस्ट काउंट क्या है 1 kg, देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन 8.00 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है, kg। आप लोगों ने याद रखना है ये वाले पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। यानी अगर आप लोगों के पास हमारे पास जो मेजरमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg है, ठीक है। आप लोगों को सिंपल पता है कि हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए जो रीडिंग होती है और मतलब मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास रीडिंग क्या दी गई है और उसका लीस्ट काउंट क्या दिया गया है। अब उसका लीस्ट काउंट 1 है और रीडिंग हमारे पास 8000 दी हुई है, तो 1 kg, तो kg से गया, तो अगर उसको उससे डिवाइड किया जाए 1 से तो आप लोगों के पास 800 आता है, यानी कितने आते हैं 4। तो आप लोगों के पास जब लिस्ट काउंट 1 होगा तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना वो 4 होंगे। उसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो सेकंड वाला पॉइंट आता है, सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि कहता है ये वाला हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट है, कहता है इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज़ 10। अब देखें पहले 1 था, तो अब देखें सिंपल, यानी आप लोग इसको रिटर्न बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैंने बोला था ना बहुत आसान क्वेश्चन है। जब 1 होगा तो 4 होगा, जब 10 होगा तो आप लोगों के पास कितने होंगे 3 होंगे, और जब आप लोगों के पास 100 होगा तब आप लोगों के पास 2 होंगे, जब आप लोगों के पास 1000 होगा उस टाइम आप लोगों के पास 1 होंगे, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने याद रखना है ये हमारे पास जब 1 होगा तो 4 होंगे, तो जब 3 होंगे, जब हमारे पास जो 10 होगा तो 3 होंगे, जब 100 होगा तो हमारे पास 2 होंगे, जब 1000 होगा तो हमारे पास 1 होंगे, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा, ये शायद हमारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहता है डिफाइन प्रीसिजन एंड एक्यूरेसी एंड हाउ एक्यूरेसी इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द लिमिट ऑफ प्रीसी, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रीसिजन के बारे में जिक्र करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने बता देना कि हमारे पास ये सेट कर दिया। अच्छा, जो प्रीसिजन होती है यानी प्रीसाइज होता है, इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ डिस्क्राइब बाय लीस्ट काउंट, आप लोगों ने याद रखना है इसको हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, लीस्ट काउंट से, ठीक है। बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप लोग लीस्ट काउंट मेजर करें तो आप लोग उसके अंदाजे से बता सकते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास कितनी प्रीसाइज है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी है। अच्छा, एक्यूरेसी के बारे में उन्होंने क्या बताया, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट डिस्क्राइब द करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। अब आप लोगों को ये बता रहा है कि जो एक्यूरेसी है ना वो ये बताती है कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी ये हमें बताती है कि वैल्यू कितनी % हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है। सबसे पहली बात, जो प्रिसीजन है यानी प्रीसाइज है, उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये उसके लिस्ट काउंट को मेजर करती है। उसके बाद हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो बताती है कि हमारे पास कितने डेसिमल या कितने डिजिट तक ये जो मेजरमेंट है ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है, हम आप लोगों ने याद रखना है ये पॉइंट, कहता है एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ स्मॉल वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। नेक्स्ट था ना किस तरह हम उसको इंक्रीज करते हैं, आपने कहना है अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है लीस्ट काउंट की वो स्मॉल होगी, ठीक है, लीस्ट काउंट दैन मेजरमेंट टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर प्रिसाइज। आपने अभी पढ़ा है कि ऊपर जो प्रिसाइज होता है वो हम किससे निकालते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। तो आपने याद रखना है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमारे पास कम होगा, ठीक है, तो उसकी जो रीडिंग होगी वो मोर प्रिसाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल कहता है माइक्रोमीटर सेक्रिकेज, ठीक है, इज़ मोर प्रिसाइज दैन वर्नियर कैलिपर। आप लोगों ने याद रखना है जो सेक्रिकेज होता है ना उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.0, ठीक है, 1 हमारे पास होता है मिलीमीटर, ठीक हो गया, यानी डबल एम। लेकिन जो हमारे पास सेक्रिकेज होता है ना उसका होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। और जो मीटर होता है उसका होता है 1 मिलीमीटर। देखिए ये सबसे स्मॉल है तो ये मोर प्रीसाइज है, ठीक है। उसके बाद ये उससे कम है और ये सबसे कम है। आप लोग याद रखना है किसी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो सबसे कम होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रीसाइज होगा। तो नीचे उन्होंने यही पॉइंट लिखा हुआ है कि माइक्रोमीटर सेक्रिकेज इज़ मोर प्रीसाइज दैन द वर्नियर कैलिपर
एंड वर्नियर कैलिपर इज़ मोर प्रिसाइज दैन द मीटर रॉड। मैंने आपको एग्जांपल देकर बता दिया है, आप नीचे रीज़न भी लिख सकते हैं कि ये क्यों है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने याद रखना है, कहता है इफ़ द प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ आल्सो एन एक्यूरेट मेजरमेंट एक्सप्लेन, ठीक है। आपने अभी पढ़ा है प्रिसाइज मीन हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू और टू ईच अदर, यानी आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास जो प्रिसाइज है उसका मतलब ये होता है कि जो हमने वैल्यू मेजर की है, ठीक है, वो कितनी क्लोज है एक्यूरेट वैल्यू के। वेयर एज एक्यूरेट मी, अच्छा, ईच अदर यानी एक दूसरे के कितने कितने करीब हैं, लेकिन जो एक्यूरेट होती है ना, एक्यूरेट मीन डैट हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, यानी उस प्रिसाइज में हम ये देखते हैं कि हमने जो मेजरमेंट की है वो दूसरी मेजरमेंट के कितना करीब है, ठीक है। और एक्यूरेट हमारे पास वो होती है जो हमारे पास ये बताती है कि जो मेजरमेंट की है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है सो इफ़ द मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एज वेल एज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू दैन इट विल बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट, यानी अगर वैल्यू जो हमारे पास हो, मेजरमेंट जो हमारे पास आए वो क्लोज भी हो और उसके अलावा हमारे पास ट्रू वैल्यू के करीब भी हो, देन हम कहेंगे कि जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज भी है और हमारे पास एक्यूरेट भी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब हमें ये कहता है हाउ कैन द टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी फाउंड द फाइनल रिजल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब भी हमारे पास हम किसी भी सिस्टम को यहाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं या परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी डिवीजन करते हैं। आप लोग याद रखना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के केस में जब हम किसी सिस्टम को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है ना वो ऐड होती है, वो हमारे पास ऐड हो जाती है, ठीक है। अब नीचे आप लोग देखेंगे हम सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर करेंगे बाय डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से फाइंड करेंगे तो उस जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको ऐड करेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहता है द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस की, ठीक हो गया। तो हमें जो पोटेंशियल है वो भी गिवन होगा और जो करंट है वो भी गिवन होगा, क्योंकि हमें ओहम लॉ पता है। ओहम लॉ क्या बताता है, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी ओवर आई, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो आप लोग निकालते हो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस तरह निकालते हो, आप लोगों के पास जो वैल्यू दी गई है ना, ठीक है, परसेंटेज एवरेज अनसर्टेनिटी आप लोग किस तरह निकालोगे, आप लोगों के पास जो वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू को आप लोग उसके लिस्ट काउंट को उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जो वैल्यू दी गई है वो ये है, ठीक है। मैं 5.2 को डिवाइड कर देता हूँ, यही किया हुआ। मैं 0.1 से 0.1 डिवाइडेड बाई 5.2 कर देता हूँ, यानी जो लिस्ट काउंट है उसको मैं उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसी तरह मैंने ये वोल्टेज की फाइंड की, ये मैंने करंट की फाइंड कर ली। अच्छा, एक की अनसर्टेनिटी आई है 2 और दूसरी की आई है 6। और अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जब भी हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं ना, और वो भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में, तो हम उसको क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये देखें, ये अब हमारे पास आ गया, एक का आया 2 और एक का आया 6। आप लोगों ने याद रखना है जो 2 और 6 है, ठीक है, इन दोनों को अब हमने क्या करना है, ऐड। कहता है हैंस टोटल अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन वी एंड आई डिवाइडेड इज 8। देखो, एक क्या ये 2, एक क्या ये 6, अब हमने 2 + 6 कर देना, आप लोगों के पास 8 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, आपको पता है आर किसके बराबर होता है, वी ओवर आई के, ठीक है। वी की वैल्यू ऊपर रखोगे, ठीक है, ये वी की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू, ठीक है, इन वैल्यूज़ को ऊपर रखोगे, ये आप लोगों ने रख दी और इन दोनों को डिवाइड करोगे, आप लोगों के पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लिखना आता है सेम टू सेम, आप लोगों ने इसी पैटर्न से लिख देना है। अच्छा, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों ने जाना है 10 वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। कर ही हम बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रहे हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है ये 15 के 15 जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद हमें कहता है डज अ डिमेंशन एनालिसिस गिव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपीयर इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। यानी आपने ये बताना है कि जो डिमेंशन एनालिसिस है, ठीक है, जो हम डिमेंशन निकालते हैं, क्या वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं देता। आपने कहना है डिमेंशन एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड एनी शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। बात क्लियर होगी। उसके बाद इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, इसको हम किससे मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट से। बट डिमेंशन एनालिसिस कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट ऑफ
डिमेंशन कॉन्स्टेंट लाइक जी एंड कैपिटल जी एंड के। यानी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो डिमेंशन एनालिसिस है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ फंक्शनलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन उनके यूनिट्स के बारे में देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जी है, ठीक है, जो जी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर का हमारे पास आ जाता है एल और टाइम का आ जाता है t-2। यानी जो डिमेंशन है ना, ठीक है, वो इसके यूनिट की इन्फॉर्मेशन दे देती है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती, ठीक है। अब उसके बाद नीचे उन्होंने हमें यही बताया हुआ है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि डिमेंशन एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, बट डिमेंशन एनालिसिस कैन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिट ऑफ डिमेंशन कांस्टेंट लाइक ग्रेविटी जी, ठीक है, और कैपिटल जी और के। अब उसके बाद वो बता रहा है, कहता है फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास एक एग्जांपल ली है उसने, ठीक है, एग्जांपल ली है। एग्जांपल में वो किसकी एग्जांपल इधर सिंपल प्रोनम की, ये उसका टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब इधर है 2 पाई, तो आप लोग याद रखना है ये 2 पाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। 2 पाई के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं देता? 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ना डिमेंशन पूछी गई हैं, प्रेशर की, डेंसिटी की, फोर्स की, एनर्जी की और एंगुलर मोमेंटम की और एंगुलर वेलोसिटी की। अच्छा, सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेशर। आपको पता है प्रेशर क्या होता है? F/A, आपने पुट कर दिया। F किसके बराबर होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक M में, और ये आ जाएगा एरिया, ठीक हो गया। अब M क्या है? मास की जगह आ जाएगा कैपिटल M। ए क्या है? एक्सीलरेशन। अभी मैंने फाइंड किया था एक्सीलरेशन, उसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह आ जाएगा L, टाइम की जगह आ जाएगा T, ठीक हो गया। उसके बाद जो एरिया था उसका आता है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का हमारे पास आ जाएगा L क्यूब। एल स्क्वायर, उसका एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और उसका हो जाएगा एल स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद जो एल है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। आप करोगे तो आप लोगों के पास ये किसकी डिमेंशन आ जाएगी? प्रेशर की। अब उसके बाद है हमारे पास डिमेंशन जो हमने करनी है डेंसिटी की, ठीक है। ये हमारे पास वो है डिमेंशन डेंसिटी की, ठीक है। आपने याद देना डेंसिटी किसके बराबर होती है? रो बराबर है M/V के, ठीक है। एम क्या है? मास ओवर वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम को आप लोग करते हो मास एम में, और जो मीटर होता है उसको आप लोग मेजर करते हो एल में। तो एल ऊपर जाके -3 हो जाता है, ये आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद डिमेंशन ऑफ फोर्स, अभी ऊपर निकालिए फिजिकल टू एम में, वही आप लोगों ने डिमेंशन इधर निकाल देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद डिमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की, एनर्जी बेसिकली वर्क होता है, तो डब्ल्यू बराबर होता है F/D के। तो फोर्स का क्या आ जाता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाता है? मीटर। न्यूटन किसके बराबर होता है? kg मीटर पर सेकंड के लिए, इधर भी निकाला अभी हमने, ठीक हो गया। और आपने क्या करना है, जो डिस्टेंस होता है वो मीटर आ जाएगा। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे आप लोगों के पास फोर्स की यानी एनर्जी की डिमेंशन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने बात करनी है डिमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डिमेंशन के बारे में आपने याद रखना है, ये आप लोग 5 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है L=mv/r, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे M किसको ज़ाहिर कर रहा है? मास को। V किसको ज़ाहिर कर रहा है? वेलोसिटी को। और R किसको ज़ाहिर कर रहा है? लेंथ को। तो ये हमारे पास इसकी डिमेंशन बन जाएगी। उसके बाद आपने डिमेंशन फाइंड करनी है ओमेगा की, यानी एंगुलर वेलोसिटी की, वो होती है θ/t, ठीक है। टी यानी टाइम है, टाइम की डिमेंशन टी आ जाएगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब थीटा क्या है? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आप लोगों ने याद रखना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी हमारे पास कोई भी डिमेंशन नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, कहता है शो डैट द एक्सप्रेशन ऑफ VF = VI + AT एट इज डिमेंशनली करेक्ट। अभी पीछे फाइंड किया है कि फर्स्ट, अच्छा, गिवन डाटा हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक हो गया। आपने दिस इक्वेशन VF = VI + AT एट डिमेंशनली करेक्ट, आपने ये ज़ाहिर करना है। आपने डिमेंशनली क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। अब आप लोग देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, और वेलोसिटी की डिमेंशन हमारे पास ये होती है। डन हो गया। उसके बाद आप लोगों ने राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड ये ले ली, ठीक है। आप लोग इसको जैसे सॉल्व करते जाते हो, तो जो आप लोगों के पास एंड रिजल्ट बनता है ना, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, यानी आप लोग इसको करते हो, ठीक है, प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब 2 को काउंट ही ना करें। 2 को काउंट क्यों नहीं करना? क्योंकि हम डिमेंशन निकालने हैं, और डिमेंशन एनालिसिस हमारे पास कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, इसलिए 2 को ना देखें। आप लोग कहें कि हमारे पास बराबर है और ये क्वेश्चन करेक्ट है। याद रखना, फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन जो वन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तो समझ लें कि हमारे पास दोनों का यूनिट सेम होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल P ρgh होता है, तो आप लोगों से को पूछे ρgh का यूनिट क्या है, तो जो प्रेशर का है वही ρgh का है।
ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ें पॉइंट्स याद रखनी है। फिजिक्स में हमेशा जो लेफ्ट साइड पे यूनिट होता है वही राइट साइड पे यूनिट होता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कैलकुलेट, अभी मैंने ऊपर ना इसका थोड़ा सा आंसर दिया भी है। कहता है कैलकुलेट द डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इफ़ पॉसिबल, यानी आपने डिमेंशन कैलकुलेट करनी है अगर इनकी पॉसिबल हो 2 पाई की एंड रुपीज़ की। आपने कहना है बोथ हैव नो डिमेंशन, किसी की कोई भी डिमेंशन नहीं होती। एज 2 पाई हैज़ नो यूनिट, इसके कोई यूनिट नहीं होते। वेयर एज रुपीज़ इज़ आल्सो नॉट अमंग द बेस क्वांटिटी, और रुपीज़ भी हमारे पास बेस क्वांटिटी में नहीं आता, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिमेंशन, इसलिए हम उनको डिमेंशन की सूरत में ज़ाहिर नहीं करते। बिकॉज डिमेंशन एनालिसिस इज़ द मेथड एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज। मेन पॉइंट ये है कि ये फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, और 0 और 2 पाई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं उनके टर्म में, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आप लोगों ने उसको दे लेना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने इन क्वेश्चन को ही अच्छे से करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो पेपर होगा वो इसी के अंदर से कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन जिक्र करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ डिमेंशन एनालिसिस, यानी इस डिमेंशन एनालिसिस के 2 यूजेस बताएं, ठीक है। चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, यानी आपने इक्वेशंस की होमोजेनिटी चेक करनी है, ठीक है। उसके अलावा ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला, आप लोग उनकी मदद से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, यानी आप लोगों को पता चल जाता है अगर इसका यूनिट ये बन रहा है तो इसका फार्मूला ये होगा, अगर इसका यूनिट ये बन रहा है तो इसका फार्मूला ये होगा। यानी आप डिमेंशंस की मदद से, डिमेंशन एनालिसिस की मदद से आप किसी भी वैल्यू का फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ना आप लोगों ने जो होमोजेनिटी इक्वेशन है ना उसकी डिफाइन भी बुक से कर लेनी है, और अनसर्टेनिटी की डिफाइन भी बुक से कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह मैं हर चैप्टर के गैस आप लोगों को रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी को रिटन फॉर्म में चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताए। और अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं के अंदर से कवर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह।